हेलो, दिस इज़ मारिया। आज हम आए हुए हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में और आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत कॉमन है हमारी यूथ में। हमारे साथ डॉक्टर जो हैं वो हैं डॉक्टर ताहिर शफ़ी, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लास्टिक सर्जन हैं कराची के। तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। बिल्कुल खैरियत। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि बहुत कॉमन हैं जिन लोगों को प्लास्टिक सर्जरीज़ करवानी है। तो काइंडली आप उनके बारे में मुझे कुछ बताइएगा। ज़रूर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें अपने बारे में, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। मैं बहुत सालों से अब पाकिस्तान में हूँ। 1994 में इंग्लैंड से FRCS करके मैं वापस आया था। आगा खान में था बहुत साल, और अब कोई 4 साल से साउथ सिटी में हूँ सिर्फ, और कहीं नहीं। और प्लास्टिक सर्जरी मेरा शोबा है। मैं पहले प्लास्टिक सर्जन्स में से हूँ जो दावा उन्होंने किया कि हम जनरल सर्जरी नहीं बल्कि सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी के माने मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ माने रखती है। असल में प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ी वसी फील्ड है जिसमें एक तरफ सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन है और एक तरफ सिर्फ कॉस्मेसिस है, और बीच में फिर तकरीबन हर ऑपरेशन बीच में कहीं आता है। रिकन्स्ट्रक्शन में पैदाइशी नुक्स, होंठ तालू कटा हो, उंगली जुड़ियाँ हों, कान यूँ बाहर निकले हों, या कोई कैंसर निकालने के बाद उसकी रिकन्स्ट्रक्शन, जबड़े का, गाल का, सीने का, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन, या फिर कोई बहुत ही बुरी चोट लगी हो, हाथ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, उसका हादसा, चेहरे पे या हाथ पे नुकसान हो, तो उसके लिए रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। उसके बरक्स इस साइड पे सिर्फ खूबसूरती के लिए या जवानी दोबारा हासिल करने की कोशिश में ये कॉस्मेटिक सर्जरी के ऑपरेशंस होते हैं जो जिस्म के ऊपर से लेकर नीचे तक किए जा सकते हैं। मेरा ज़्यादातर शौक़ चेहरे पे है, लेकिन उसके अलावा बाकी जिस्म पे भी कई सादी और जिनको अंग्रेज़ी में मेन स्ट्रीम बोलते हैं, मिडल ऑफ द रोड प्लास्टिक सर्जरीज़ मैं करता हूँ। सही। तो आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में कॉमन है प्लास्टिक सर्जरीज़? जी, मेरे ख़्याल में तो देखें, मैं तो अब पता नहीं 94 से अब तक करता आ रहा हूँ, और हमारी एसोसिएशन भी है बड़ी तकड़ी प्लास्टिक सर्जन्स की। हर साल नए और बेहतर से बेहतर प्लास्टिक सर्जन्स ऊपर आ रहे हैं, और हर साल इसकी नौइयत बढ़ती जा रही है। जब हम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि लोग करवाते थे लेकिन एक तरह का धब्बा होता था कि जी अरे प्लास्टिक सर्जरी कराइए, ये कुदरती बेहतर नहीं हुए डाइट के साथ या एक्सरसाइज के साथ। तो जो लोग कर सकते थे वो बाहर जाके करवाते थे, जो हमसे करवाते थे वो छुप के करवाते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है इस लिहाज से कि लोग इतना अब नहीं छुपाते और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैंने ये काम करवाया है, ये करवाया। अभी भी वो अक्सरियत में नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अब काफ़ी कॉमन है, और असल जो चीज़ है ये मीडिया की वजह से ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अमीर हों तभी आप ये करवा सकते हैं। आप दरमियाने तबके के भी हों तो आपकी ख्वाहिश होगी और आप आके करवाएंगे किसी ना किसी से अच्छे से अच्छा रेट लेके। सही। मैं तो आपको जानती हूँ, लेकिन आप व्यूअर्स को बताइए कि आपकी प्रैक्टिस में कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? देखिए, आगा खान में मैंने जवानी गुजार दी रिकन्स्ट्रक्शन करते हुए, और बड़े 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 रिकन्स्ट्रक्शन यहाँ से हड्डी लेके जबड़ा बनाना और खून की नालियों को जोड़ना वगैरह। वो काम अब साउथ सिटी में आके करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड जूनियर डॉक्टर्स की टीम चाहिए, जो मेरे पास इधर नहीं है। बड़े अच्छे जूनियर डॉक्टर्स हैं लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी के शोबे से नहीं है। इधर जो मेरा काम है ज़्यादातर वो कॉस्मेटिक सर्जरी का है। मेरे ख्याल में 80% कॉस्मेटिक होगा, और कॉस्मेटिक में भी सबसे ज़्यादा जो मैं काम करता हूँ वो राइनोप्लास्टी है। नाक की शक्ल बेहतर करना, या सांस, अगर साथ में सांस लेने की भी दिक्कत हो तो वो ENT सर्जन के साथ, या ख़ुद नाक को बेहतर शक्ल देना, ये मेरा सबसे आम ऑपरेशन है।
یہ ادھر ہے تو اگلا نمبر جو بھی آئے گا وہ ادھر ہے. وہ لائپوسکشن, ٹمی ٹک, فیس لفٹ, یہ جس طرح یہ بیگز ہیں ان کو, یہ چیزیں. بریسٹ کے بھی آپریشن ہیں وہ قدرتاً اور آپریشن کے مقابلے میں کم ہیں. تو زیادہ تر میں چہرے پہ فوکس کرتا ہوں, اور چہرے پہ سب سے زیادہ ناک کے آپریشن. صحیح. تو ہاؤ ٹو چوز اے گڈ پلاسٹک سرجن؟ سب سے پہلے تو آپ کو اصولاً تو اگر آپ سرجری یا کوئی بھی کارروائی اپنے اوپر کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ گوگل کریں کہ وہ پلاسٹک سرجن جو ہے وہ پاکستان ایسوسیشن آف پلاسٹک سرجنس کا ممبر ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ ایک بیسک کوالیفیکیشن آپ کو چاہیے. کیونکہ ہر طرح کا ڈاکٹر, ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا گائنیکالوجسٹ یا جنرل سرجن یا ڈرمٹولوجسٹ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کاسمیٹک سرجن ہیں, لیکن ان کی ٹریننگ میں وہ چیز نہیں ہوتی. تو وہ چھوٹی موٹی کارروائی کبھی کبھار صحیح بھی کر لیں گے, لیکن اگر آپ کسی کو ذمہ داری دے رہی ہیں کہ میرے جسم پہ آپ چھری چلائیں اور یہ پیسے لیں چلانے کے لیے, تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر پلاسٹک سرجن ملے. اس کے لیے باٹم لائن یہ ہے کہ وہ پاکستان ایسوسیشن آف پلاسٹک سرجن کا ممبر ہو, کیونکہ اس کی ادھر کوالیفیکیشنز اور ایکسپیرینس انہوں نے دیکھی ہوگی, اور انہوں نے تبھی اس کو امتحان اس نے پاس کیا ہوگا اور اس کے پاس سرٹیفکیٹس ہوں گے, تبھی وہ ممبر بنے گا. تو ایک وہ, پھر آپ جب پہنچیں کسی کے پاس تو آپ کا حق ہے پہلے آپ تھوڑی اپنی ہوم ورک کر لیں جس چیز کے بارے میں آپ نے سرجری کروانی ہے, اور وہ ہوم ورک کر کے آپ جب جائیں ان کے پاس تو آپ کا حق ہے جتنے بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں آپ پوچھیں, اور اگر وہ آپ کو تسلی دے سکتے ہیں اپنے جواب کے ساتھ اور آپ مطمئن ہوتے ہیں تب بھی آپ آگے بڑھیں. تو اگر آپ کی بات ان سے بن جاتی ہے تو بسم اللہ, نہیں بنتی تو اور پلاسٹک سرجنز ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو پلاسٹک سرجن بیٹھا ہے آپ کے سامنے, جتنا حق آپ کا ہے طے کرنا کہ یہ میرے لیے پلاسٹک سرجن ہے یا یہ ہے, اتنا ہی حق پلاسٹک سرجن کا ہے آپ سے بات کر کے طے کرنا کہ آپ مناسب مریض ہیں اس کے لیے آپریشن کرنے کے لیے نہیں. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مرض یہاں ہوتا ہے, بظاہر وہ یہاں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اگر اس طرح کے مریض کو آپ نے اس پہ چھری چلا دی تو آپ کی ذمہ داری ہو گئی پھر. تو یہ دونوں طرف سے ایک بڑا سوچ سمجھ کے جلد بازی کے بغیر یہ کارروائی کی جاتی ہے. اچھا, آپ کے پوائنٹ آف ویو میں ایک اچھا پلاسٹک سرجری کے لیے کینڈیڈیٹ کون ہوگا, اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ یہ بڑی جنرل بات کر رہی ہیں آپ. اچھا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ وہ جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے گفتگو کے بعد بولے جی ڈاکٹر صاحب میں سمجھ گیا ہوں یا سمجھ گئی ہوں کہ اس طرح آپریشن ہوگا, اس کے یہ نتائج آئیں گے, لیکن کسی آپریشن میں بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, تو میں آگاہ ہوں کہ یہ کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ نہیں ہوگی, لیکن جس طرح ناک کے آپریشن میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ 100% کامیابی ہے. میرے ہاتھ میں کم از کم 5 سے 10% ناک کے آپریشن پوری امید پہ نہیں اترتے ہیں. 90 سے 95% ہنستے کھیلتے ہوئے زندگی گزار لیتے ہیں میرے خیال میں. 5 سے 10% میں کوئی چھوٹا موٹا نقص توازن میں فرق رہ جاتا ہے, جو ان کے لیے, اب میں ان کو بولوں کہ جی آپ کو میں یاد دلایا ہوں آپ کو کہ جی میں نے آپ کو بتایا تھا صرف 90-95% کامیاب ہوں گے مکمل, ان کے لیے تو 100% ہے نا وہ چھوٹا موٹا نقص. تو مجھے تسلی چاہیے, اور آپ پوچھ رہی تھی کون آئیڈیل مریض ہوگا, وہ جو آگاہ ہو اور سمجھ جائے کہ یہ جادو نہیں ہے, اس میں ہم لوگ قدرت کا بہت بھاری سہارا لیتے ہیں, اور قدرت ہمیشہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی. وہ اس میں ہمیں کمی ہو یا کوئی بس قسمت ایسی ہو, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ فیل سیف آپریشن نہیں ہے کوئی بھی کاسمیٹک سرجری. تو اسی لیے اور بھی ضروری ہے کہ آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ مکمل اس پہ تحقیق کریں اور اپنی تسلی کریں. رائٹ, صحیح. اور پلاسٹک سرجری کے اندر کون کون سے انستھیزیا یوز ہوتا ہے, کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے, کس ٹائپ کا ہوتا ہے, اس بارے میں بھی کچھ بتا دیں. دیکھیں کوئی چھوٹا موٹا کام ہو رہا ہے تو سن کر کے کر سکتے ہیں, اور یہ ایک طرف ہے صرف سن کر کے, پھر دوسری طرف ہے مکمل بے ہوش کرنا. وہ کوئی بری بات نہیں ہے, جنرل انستھیزیا.
लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। फिर बीच में ट्वाइलाइट एनेस्थीसिया, जिसका मतलब ये है कि आप गुनूदगी में हैं, बेहोश नहीं हैं, लेकिन गुनूदगी है। उसके लिए प्लास्टिक सर्जन ख़ुद या कोई बेहोशी वाला साथ में कोई दवाई देता है ताकि प्लास्टिक सर्जन अपने काम पे फोकस करे और वो ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ें बेहोशी वाले के ज़िम्मे। तो इसमें ये गोरों में बड़ा कॉमन है, जो ख़ास करके अमेरिका और इंग्लिस्तान में जहाँ अस्पताल में इलाज नहीं होता, क्लिनिक्स में होता है, वहाँ उनको बेहोशी देना ज़रा मुश्किल नज़र आता है, तो वो इंट्रावीनस या ट्वाइलाइट सेडेशन दे के काम चला लेते हैं। मुझे हमेशा इससे थोड़ी सी झिझक रही है। एक तो मैं सिर्फ अस्पताल में काम करता हूँ, खुदा ना करे 1000-10,000 में एक मरीज़ के साथ कुछ हो जाए तो मेरे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर अस्पताल में हो तो फिर भी अच्छे अस्पताल में तो आपके पास फिर भी सारा सपोर्ट फ़ौरन उधर मुहैया हो सकता है। ट्वाइलाइट या इंट्रावीनस, ये जो बीच वाला काम है ना जी, ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा है और छोटे मोटे काम के लिए मुफीद है, लेकिन जहाँ आप बड़ा काम करने लगे इंट्रावीनस सेडेशन के साथ, तो आपके बेहोशी वाले के पास या प्लास्टिक सर्जन के पास जो भी ज़िम्मेदार है इंट्रावीनस सेडेशन के लिए, उसके हाथ में मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, जो आपको जनरल एनेस्थीसिया में बेहोशी वाले के पास मुकम्मल कंट्रोल होता है। तो मेरे नज़दीक मुकम्मल बेहोशी, अगर आप वैसे सेहतमंद हैं, आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और बाकी दिल के अमराज, अस्थमा वगैरह कंट्रोल में हैं, तो बेहोशी बेहतर है बनिस्बत कोई छोटा मोटा का। एक और चीज़, हमारे जो देसी लोग हैं वो, उनका मेरे नज़दीक बर्दाश्त का मादा दर्द के लिहाज से और घबराहट के लिहाज से गोरों के मुकाबले में कम है, और इसलिए जो काम मैं कर पाता बाहर सुन करके, वो इधर बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह बाहर आँखों का ऑपरेशन, ये आई बैग्स या ये इधर एक्सेस अपर आईलिड, ये सुन करके बड़े आराम से होता है। अब मैं इधर सिर्फ ये वाला हिस्सा सुन करके करता हूँ, ये वाला अगर कभी करना पड़े, इसके लिए मैं तौबा की हुई है, किसी पाकिस्तानी मर्द या औरत पे सुन करके नहीं करूँगा, बेहोशी बेहतर है, क्योंकि मेरा सारा फोकस ऑपरेशन पे होना चाहिए, उसके बरक्स उन पे होता है। तो मेरे ख़्याल में जनरल एनेस्थीसिया अगर कोई बड़ा काम हो रहा है, और लोकल एनेस्थीसिया अगर कोई छोटा काम हो रहा है। ओके, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आते हैं पाकिस्तान में प्रोसीजर्स करवाने के, प्लास्टिक सर्जरी के? जी बहुत आते हैं, और उनका फ़ायदा ये होता है कि वो कमा रहे होते हैं या दिरहम में या पाउंड में या डॉलर्स में, और इधर आते हैं तो उनको 4 गुना सस्ता या 5 गुना सस्ता इधर वही काम उसी मयार का मिल जाता है। साथ में वो अपने माहौल से दूर होते हैं, इधर छुप के आराम से करवा सकते हैं, और साथ में छुट्टी भी हो जाती है, अपने ख़ानदान वगैरह से, दोस्तों से मिल लेते हैं। तो मेरा जो ग्राफ है, मेरा कोई बहुत हाई वॉल्यूम काम नहीं है, मेरा तकरीबन लो वॉल्यूम हाई रेवेन्यू काम है। उसमें जो एक बाईफेजिक सालाना वेव आती है, जो समर विंटर में वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अब कोविड की वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन फिर भी समर विंटर में काम ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है कि इधर छुट्टियां होती हैं, और इधर फिर वो माएँ और बाप वगैरह थोड़े फारिग होते हैं, वो करवा सकते हैं, लेकिन बेशतर वो बाहर से तो पाकिस्तानी जो पहले इंटरनेट पे आपसे रब्ता कर चुके होते हैं, वो आके फिर कार्रवाई करवाते हैं। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्लेजर। डॉक्टर ताहिर शफ़ी ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई उन लोगों के लिए जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, और उन लोगों के लिए जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी की नो हाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लेजर।